नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। कल यानी 2 तारीख 12 बजे समय मुकर्रर हो चुका है, वक्त मुकर्रर हो चुका है। सरकार सदन के पटल पर लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को रख देगी और मेरे हाथ में वो कॉपी इस वक्त आ चुकी है जो कल सरकार की ओर से सदन के पटल पर रखा जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। जेपीसी ने अपनी जांच की, अपनी रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर इस बिल को तैयार किया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि वक्फ बिल के पेश होने से पहले ही हंगामा क्यों शुरू? क्यों बरगलाने भड़काने उकसाने का खेल शुरू हो गया है? क्यों कांग्रेस नेताओं के जुबान बेलगाम होने लगे हैं? क्यों कांग्रेस नेता को अगर कोई मौलाना वक्फ बिल के समर्थन में आ गया है तो क्यों मौलाना को दलाल कहने लगी है कांग्रेस पार्टी? सवाल यह भी उठता है कि वक्फ बिल से मनमानी कंट्रोल हो रही है, वक्फ बिल की मनमानी खत्म हो रही है, तो आखिरकार बेचैनी किसको है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। क्या वक्फ बोर्ड के भूमाफियागिरी और मनमानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या वक्फ बोर्ड की अंधेर गर्दी पर ताला लगने वाला है? क्या वक्फ के नाम पर दुकान चलाने वालों की सियासत बंद होने वाली है, क्योंकि अब सिर्फ 19 घंटे से भी कम का वक्त बचा है? कल दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के बाद मोदी सरकार बिल को लोकसभा में पेश कर देगी। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहता है तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। सरकार ने वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया है। सरकार दोनों सदनों में चर्चा कराकर इस बिल को इसी सत्र में पास कराना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वक्फ बिल के पेश होने का समय नजदीक आ रहा, वक्फ बिल के नाम पर वो हल्ला मचाने वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही। आज विपक्ष ने बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक से वॉकआउट कर दिया। ये पूरा देश साथ में है। ये तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूं कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, तो हम सुनना चाहता हूं, और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों की पूरी कोशिश है बिल को पास होने से रोका जाए। इसके लिए भ्रम फैलाया जा रहा, लोगों को गुमराह किया जा रहा, बिल को संविधान के खिलाफ बताया जा रहा, मुसलमानों को भड़काने के लिए बिल को मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा, सड़क पर उतरने की धमकी तक दी जा रही। मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी, तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हम क्या मिसलीड कर रहे हैं साहब? आपने सारे के सारे प्रोविजन उसके अंदर खत्म कर दिए, आपने उसके कुप्रबंधन के सारे रास्ते खोल दिए, जो प्रॉपर्टीज वक्फ की थी उनको हड़पने की सारी तैयारी कर दी आपने उसके अंदर। हम क्या मिसलीड कर रहे हैं इसके अंदर, आप बताइए। एक और समूचा विपक्ष और तमाम मुस्लिम जमात बिल पर भ्रम फैला रहा, मुस्लिम विरोधी बता रहा, लेकिन इन विरोधियों को करारा जवाब भी मुस्लिम धर्मगुरु ही दे रहे हैं। वक्फ बिल पर मौलाना बटे हुए नजर आ रहे हैं। मौलाना शाहबुद्दीन नजवी और अजमेर दरगाह के नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का समर्थन कर दिया है। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने साफ साफ कह दिया कि वक्फ बिल पर झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास होना चाहिए, मैं तो उसका समर्थन कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि इससे करप्शन खत्म होगा और वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। इन तमाम चीजों का काम ना हो करके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबर, संबंधित अधिकारियों ने करप्शन कर डाला, करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच डाला। इसलिए इन तमाम करप्शनों पर
लगाम लगना चाहिए और हमारे बुजुर्गों ने जिस मकसद के लिए जमीनें वक्फ की थी उस खैर के मकसद में और अच्छे काम में उस काम को होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास किया जाए। जहां तक वक्फ का मेरा मानना ही है कि वक्फ में अमेंडमेंट की जरूरत है। देखिए, वक्फ का मतलब ये कहते ये नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिदें छीन जाएंगी, खानकाहें छीन जाएंगी, कब्रिस्तान छीन जाएंगी, ये कहना गलत है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल आने के बाद में वक्फ के मैटर में ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट होंगी और जो किराया इंक्रोचमेंट जो सबसे कम है, ज्यादा हो चुका है वक्फ के अंदर, वो इंक्रोचमेंट हटेगा और वक्फ का किराया बढ़ेगा जो कौम के लिए काम आएगा। इसके अंदर ये गुमराह ये कर रहे हैं कि साहब ये वक्फ के जरिए शरीयत मुदाखलत नहीं। तो ये वक्फ एक अलग मामला है, वक्फ के मामला बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे ही मौलाना रजवी अजमेर दरगाह के चिश्ती वक्फ बिल के समर्थन में आए, इधर केरल के बिशप काउंसिल ने बिल का समर्थन किया तो विपक्ष आग बबूला हो गया। बौखलाहट इतनी कि बिल का समर्थन क्या किया, विपक्षी नेताओं के बयान बेलगाम और बदजुबान हो गए। कौन है वो? सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए सरकार से लेता है सालाना। कौन है, उसको जानता है कोई? क्या हैसियत है उसकी जो दलाली बीजेपी की करने के लिए आ गया है? और वहीं सर केरला के जो बिशप काउंसिल है उन्होंने भी समर्थन दिया है। देखिए, बिशप काउंसिल को समझ में नहीं आ रहा है, अभी ये हम पर हमला है, कल उन पर भी होना है और ये हिंदुओं के ऊपर भी होना है, बड़े मंदिरों की प्रॉपर्टियों के ऊपर भी होना है। बचेगा कोई नहीं, इनकी सब प्रॉपर्टियों के ऊपर नजर है और खासतौर से साउथ के जो मंदिर हैं उन सब के ऊपर नजर है कि बहुत मोटा पैसा है इनके पास। वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। सर, साथ ही जो अजमेर के हैं वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, चिश्ती लोग, वो लोग कह रहे हैं कि इसको भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सही है? ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी वक्फ संशोधन बिल्कुल जरूरी बताया और दो टूक कह दिया वक्फ बोर्ड व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बन चुका है। तो वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया और कहा कि सिर्फ झूठ फैलाकर गुमराह करने की कोशिश हो रही। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। मैंने वक्फ बोर्ड की रिपोर्ट प्रस्तुत की 428 पेज की। कोई क्लाज तो बताएं, कोई अमेंडमेंट बताएं जिसमें सरकार कहीं किसी वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार लेना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद झूठ बोल रहे हैं, इसके बावजूद देश को गुमराह कर रहे हैं। तो आखिर करना क्या चाहते हैं? ये एक सोची समझी रणनीति है। ये झूठ बोल करके देश को गुमराह कर रहे हैं। देश में वक्फ नहीं, वक्फ के नाम पे सियासत कर रहे हैं और इन्होंने इबादत को भी पूरा सियासत गाह बना दिया। अब सवाल है, क्या वक्फ की अंधेरगर्दी खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? सवाल ये भी है कि कल लोकसभा में बिल पेश होगा, आगे क्या होगा? सवाल है कि बिल के संसद में आने से पहले ही इतना गुमराह क्यों किया जा रहा, भ्रम क्यों फैलाया जा रहा? सवाल कि आखिर मुसलमान किसकी सुने, विरोध करने वाले मौलानाओं की, विरोधी पार्टियों की, या फिर बिल का समर्थन करने वाले मौलानाओं की? सबसे बड़ा सवाल है, क्या सियासी पार्टियां भी वक्फ बिल को लेकर असमंजस में हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी, मैं मेहमानों का परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले आप देखिए मेरे हाथ में ये बिल है जो कल पेश होना है। दोपहर 12 बजे प्रश्नकाल के बाद सरकार इस कॉपी को सदन के पटल पर रखेगी लोकसभा में। और जितने मेहमान जुड़े हैं इस वक्फ बिल को पता नहीं उन्होंने पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन अगर उनकी बातें इस वक्फ बिल के खिलाफ जाती हैं या फिर गलत कोट होता है तो मैं पन्ना दिखाकर सवाल पूछूंगा। चलिए पहले आपका परिचय आपसे आज के मेहमानों से करवाता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, मुफ्ती वजाहत कासमी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। फखरुल हसन चाम जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता। जयंत जिज्ञासु हैं आरजेडी के नेता और प्रवक्ता। जुबैर मेमन हैं जो कि एमएमसी महाराष्ट्र मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। और नाजिया इलाही खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश जी आपसे शुरुआत करता हूं। काउंटडाउन शुरू हो गया है, 19 घंटे से कम का वक्त बचा है जी। और आपको जो मौलाना आपकी बात नहीं बोल रहे, आपकी भाषा नहीं बोल रहे, तो आप उन्हें दलाल कह देंगे?
देखिए, क्या नाम है, राकेश पांडे भाई, काम डाउन तो 14 से शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने देश के हालात काम डाउन की तरफ ले गए हैं। हर चीज में भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। विपक्ष का कोई मतलब नहीं, हम तो बैठे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं, कोई पूछता नहीं। जेपीसी में कोई राजनीति चले, करो जो मन में आए करो, वो सभी काम करेंगे जो उनके मन में है, चाहे 370 हो, चाहे राम मंदिर, जो वक्फ बोर्ड हो, पर जनता के वादे, मोदी की गारंटी पर कोई बात नहीं करेंगे। महंगाई कहां जा रही है भाई, सोना तो 1 लाख में तोला होगा। शादी में गरीब आदमी कितना परेशान है, शादी नहीं कर पा रहा है। पेट्रोल डीजल का हाल देख लीजिए, ने कहा 30 रुपए ले आएंगे, हालात नौकरी नहीं है, डीजल पर चर्चा चल रही है, होगा, रुपया गिरता जा रहा है, की कीमत पर चर्चा कर रहे हैं भाई, डॉलर पर चर्चा चल रही है। मैं बता रहा हूँ वो भाई चर्चा तो दे वक्फ बोर्ड पे। नहीं सुनिए ना, बता रहा हूँ ना, अरे जगदीश जी, वो पार्टी, जगदीश जी आपकी पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने अजमेर, अरे रुकिए भाई, रुकिए, सुनिए ना, सुनिए, बहुत सारी बातें हैं जगदीश जी, मुझे सब पर चर्चा नहीं करनी है। जो सवाल पूछा जाए उसका एक लाइन जवाब देकर उसके आगे जो मना है बोलिए, मैं नहीं आऊंगा बीच में। आपकी पार्टी के नेता कह दे रहे दलाली हो रही है, जो मुस्लिम बैठकर वक्फ का समर्थन कर दे आप दलाल कह देंगे? भाई एक बात सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या खुलवा दे, किसकी फाइल खोल के बैठी है, जज भी। अरे तो क्या गलत बुलवा दिया, मत नहीं तो इस क्या गलत बुलवा दिया, क्या मत, इसके पीछे क्या हुआ? जगदीश जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, सुनिए सर, सुनिए जगदीश जी सुनिए, मैं आपको समय देता हूं, मैं आपको अगला 1 मिनट देता हूं। या तो अजमेर दरगाह के चिश्ती की दलाली साबित कर दीजिए, और नहीं तो बोल दीजिए कि हम वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं। अगला 1 मिनट आपका है, लेकिन दलाली साबित कर दीजिएगा। भाई पूरा भारत गोदी मीडिया को दलाल बता रहा, हम तो वही साबित नहीं कर पाए। अरे सुनिए ना, मीडिया ही नहीं, मैं तो कह रहा हूं हम साबित नहीं कर सकते। सुनिए, इस सरकार के सामने मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं आपका प्रोपेगेंडा साबित कर दूंगा। अब सुनिए, रुकिए, अब सुनिए ना सर, सुनिए, ये आपका काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं, आप लगाइए, आपका काउंटडाउन शुरू कर रहा हूं 1 मिनट का। आप अजमेर दरगाह चिश्ती, सुनिए सर, सवाल सुन लीजिए, रुकिए मैं इसको रोकता हूं। अरे रुकिए, पहले सवाल सुन लीजिए जगदीश भाई, सवाल सुनिए, मैं बता रहा हूं, अगला 1 मिनट आपका है, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। आप अजमेर दरगाह, सुनिए पहले सुनिए, अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित कर दीजिए, या तो आप साबित कर दीजिए कि मस्जिद दरगाह छिनने जा रही है, ऐसी बातें बिल में है। अगला 1 मिनट है, और उस 1 मिनट के बाद मैं आपको एक्सपोज करूंगा। चलिए आपका 1 मिनट आपसे। देखिए ये बात तो हमारे मुसलमान भाई विरोध कर रहे हैं कि हमें आज वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं, हमें रोजगार की जरूरत है। भाई हमें काम दो, नौकरी दो, महंगाई से बचाओ, उस पर ध्यान ही नहीं दे सरकार। अब सरकार चाहे जो मर्जी करे, और सरकार करेगी, पता नहीं कैसे कैसे बिल पास कर लिए हैं पिछले 14 सालों में। दलाली साबित करना, चाहे वो कर लिया, दलाली साबित करना है। अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित करना है जगदीश जी, या तो बोलिए इमरान मसूद ने गलत बोल दिया। भाई अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित करिए। देखिए इमरान मसूद ने बोला वो जानता होगा, मैं तो ये कह सकता हूं कि मुसलमान को दलाल बोल रहा है। अरे भाई अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित करिए ना। आगे भाईचारा ही खत्म कर दिया। अजमेर दरगाह चिश्ती की दलाली साबित करिए जगदीश जी। सारे मुसलमानों के खिलाफ जाके, हाँ सुनिए, जब मुसलमान अजमेर को सारे मत्था टेकने जाते हैं, वो सब मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा है, तो दलाली अच्छा, से ज्यादा ये आपने ठेकेदारी ले रखी हुई है क्या मिल गया? अब रुक जाइए, रुकिए। और वो एक तरफ, मैंने कहा ना जगदीश जी, पता नहीं आपने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। देश के मुसलमान विरोध, जगदीश जी पता नहीं आपने ये बिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। अभी मैं आऊंगा, अभी मैं आऊंगा, और अभी तक जो प्रोपेगेंडा खेला गया है वो पूरा प्रोपेगेंडा 2 लाइनों में एक्सपोज कर दूंगा। और क्या लिखा गया है इस बिल में, चलिए फखरुल भाई रुकिए, अरे रुकिए, आज थोड़ा मैं पक्ष के पास लेट से जाऊंगा, इसलिए आप तीनों लोग इंतजार करिए जो लोग पक्ष में हैं। अब फखरुल भाई अगला 1 मिनट सर आपको भी दे रहा हूं। और बहुत कहा गया है कि मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी, खानकाहें छिन जाएंगी। पता नहीं आपने ये बिल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। आप मुझे साबित करिए कि जैसे आपके अध्यक्ष ने कह दिया कि बीजेपी का जो मना है बुलवा दिया, तो साबित करिए कि गलत बुलवा दिया गया, और साबित करिए कि मस्जिद दरगाहें छिन जाएंगी। आपका भी 1 मिनट अब शुरू होता है, चलिए। नहीं, आप पहली बात तो आपका चैनल ना, आप कोई जज नहीं है कि हमें कुछ साबित करने की जरूरत है। जनता की अदालत में चीजें साबित की जाती हैं, वह जरूर साबित करेंगे। और जिस बिल को आप लेके बैठे हैं राकेश जी, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बिल की कॉपी को आपने चंद्रबाबू नायडू जी तक भी पहुंचा दिया होगा, उनके दल तक भी पहुंचा दिया होगा। इस बिल की कॉपी को आपने नीतीश कुमार जी के दल तक भी पहुंचा दिया होगा, उनके सांसदों तक भी पहुंचा दिया होगा। वो सहमत भी होंगे,
क्योंकि आप तो पूरा बिल पढ़ के बैठे हैं, आरपी सिंह जी भी है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पढ़ के बैठे होंगे। हाँ, जहां तक आपने कहा कि मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाहें छिन जाएंगी, उसका जवाब मैं जरूर दे देता हूं। दे दीजिए सर, यही साबित लखनऊ कर में टीले वाली मस्जिद है जो वक्फ की संपत्ति है, और कौन लोग उस पे दावा कर रहे हैं, कौन लोग लखनऊ के सिविल कोर्ट में उसका मुकदमा लड़ रहे हैं, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो दरगाहें और मस्जिदें उन पे तो खतरा है ही है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, भारतीय जनता पार्टी वक्फ की संपत्तियों को उद्योगपतियों को देना साबित करिए ना, आपको और 1 मिनट चाहिए। नहीं सर, साबित करिए कि छिन जाएंगे। नहीं हो गया क्या इस बिल का? हाँ, 1 मिनट हो गया सर आपका। अब साबित करिए, कहिए तो और 1 मिनट देता हूं, लेकिन साबित करिए कि छिन जाएंगी। नहीं, कैसे साबित होगा? अरे कैसे साबित होगा? सुनिए, साबित होगा कि इस बिल में क्या लिखा है कि छिन जाएंगी। कैसे आपको साबित करे? कैसे साबित करे? मैं साबित कर दूं? मैं साबित कर दूं? पूछ रहा हूं, मैं साबित कर दूं कि नहीं छिनेंगी वाली मस्जिद? अरे सुनिए ना, सुनिए ना सर सुनिए। फखरुल भाई, आपने 1 मिनट बोला ना, आपने 1 मिनट बोला ना, सुनिए। अब ये बताइए, मैं साबित कर दूं कि नहीं छिनेंगी? नहीं, आप सुनिए, आप एंकर हैं, आप भाजपा के प्रवक्ता। अरे छोड़िए ना, ये स्टाइल पुरानी है भाई। मैं जनता का वकील हूं, मैं जनता का वकील हूं, और जनता में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। नहीं, जनता और दोनों मेरे भाई हैं। मैं पत्रकार के तौर पर बोल रहा हूँ और जनता के वकील के तौर पर बोल रहा हूँ। और सुनिए फखरुल हसन सुनिए ना, जनता के वकालत के लिए पत्रकार होना काफी है। सुनिए मैं आपको साबित कर दूं, मैं साबित कर दूं, मैं साबित कर दूं। नहीं, मुझे साबित कीजिए। हाँ, मैं साबित करता हूँ। चलिए साबित करता हूँ फखरुल हसन, फिर माफी मांग लीजिएगा और पूरा विपक्ष चाहेगा कि गलत स्टैंड है। ठीक है, रुक जाइए, अब रुकिए भाई, रुकिए, अब मैं साबित करता हूँ, रुक जाइए। अरे प्लीज, अब रुक जाइए। हाँ, अरे रुक जाइए, मैं जनता का वकील हूँ, आपकी टैगिंग की, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अब रुक जाइए फखरुल भाई, अब सुनिए, इसके बाद आऊंगा आपके पास। रुक जाइए, अरे रुकिए भाई, रुकिए, रुक जाइए प्लीज। फखरुल भाई, ना कहना पड़े कि आवाज डाउन हो, रुक जाइए। अब सुनिए, मैं जो कहने जा रहा हूं उसके बाद आपके पास आऊंगा। अब जरा एक क्लोज कैमरा इस पर रखिएगा। अरे रुकिए भाई, अरे रुकिए, फखरुल भाई सुन लीजिए ना, आपके काम की चीज है सर, इसके बाद आप टिप्पणी करिएगा। बैठने का कोई शौक नहीं। फखरुल भाई, आपके काम की चीज है, आपको 2 मिनट इसके बाद अनइंटरप्टेड दूंगा। रुक जाइए, भागिए नहीं, रुक जाइए। अरे रुक, सुनिए ना फखरुल भाई, रुकिए, अरे रुकिए, हमें साबित कर रहा हूं, रुक जाइए। और सुनिए सर, आप क्या बता रहे हैं? आप आवाज अरे सर, अरे सरकार की आवाज को ऊपर फखरुल भाई रुक जाइए, मेरे भाई प्रभु रुक जाइए। सरकार की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। नहीं, सरकार की नहीं, जनता की आवाज को। रुक जाइए। अब ये बिल पढ़िएगा, पता नहीं आपके पास टीवी है नहीं है क्या है, जरा ये टेक्स्ट पर फोकस करिए भाई, ये कैमरा इस पर लाइए। इस बिल के पेज नंबर 3 पर, अरे सुनिए फखरुल भाई प्लीज, ऐसे नहीं होता है, रुक जाइए। चलिए अब सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर, सिर्फ मेरी आवाज ऑन एयर जाएगी। इस बिल के पेज नंबर 3 पर पॉइंट 3 का जो लास्ट सेक्शन है, ई, द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड एट द एंड, नेमली provided that the existing Waqf by user properties registered on or before the commencement of the Waqf Act 2025 as Waqf by user will remain as Waqf properties except that the property wholly or in part is in dispute or is a government property। इसका हिंदी तर्जुमा ये होता है फखरुल भाई, और देश के लोग भी सुन रहे हैं और सभी मेरे विपक्ष के मित्र भी सुनेंगे, कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी जो इस एक्ट के लागू होने तक वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड है, वो हमेशा वक्फ के तौर पर रहेगी रजिस्टर्ड ही, कोई उसे छेड़ नहीं सकता है अनटिल एंड अनलेस वो डिस्प्यूटेड नहीं हो, अदालत में उस पर कोई मामला ना चल रहा हो, उसमें जो अदालत का फैसला आएगा या फिर संबंधित ट्रिब्यूनल या अदालत का जो फैसला आएगा वो माना जाएगा। यानी फखरुल भाई, आज की डेट में जो मस्जिद, जो दरगाह, जो खानकाह के तौर पर वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड रहेगी। तो आगे बोलिए, कैसे छिन जाएगी? सुन लिया मैंने, आपकी बात सुन ली, अब जवाब भी सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा कि लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पुरानी मस्जिद है जो वक्फ की संपत्ति है, उसको लेके क्या विवाद न्यायालय में नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनसे जुड़े हुए संगठन वो न्यायालय में उस मुकदमे को नहीं लड़ रहे? और ऐसे कितने मामले पूरे देश में हैं। तो हम तो जो बात कह रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी बात कर रही है, तो हम तो अपनी बात आपकी बातों से ही साबित होती है कि जो मामला न्यायालय में नहीं है, जो मामला न्यायालय में है वो न्यायालय तय करेगी। जब कोर्ट को तय करना है तो बहुत सी प्रॉपर्टी है, भारतीय जनता पार्टी तो हर रोज कोर्ट पहुंचती है, हर एक प्रॉपर्टी को लेके, कभी मस्जिद को लेके, कभी दरगाह को लेके, वो तो कहती है ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा है। तो वो भी क्योंकि वो भी लीगल प्रोसेस में आ जाएगा, आप कहेंगे वो भी आपकी नहीं है।
तो खतरा तो इसी बात का है, सवाल तो इसी बात को उठाया जा रहा है। आपने जो बात कही, मैं तो अपनी बात, आपने मेरी बात को साबित कर दिया। हम इसी बात को तो कहना चाहते तो हैं। भाई जो डिस्प्यूटेड है, आप चाहते हैं कि उसमें अदालत का भी फैसला ना आए फखरुल भाई? टीले वाली मस्जिद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि उसमें दोनों पक्षों की बात ना सुनी जाए, आप ये चाह रहे हैं? कितनी ये सरकार बुलडोजर, आप फिर बुलडोजर पर चले गए? नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप चलिए ठीक है। आरपी सिंह सरकार मानती है क्या? नहीं, रुक जाइए अभी मैं, अरे रुक प्रदेश की सरकार मानती हाँ, है क्या? ठीक आपकी सारी बात है। आरपी सिंह, एक एजेंडा चल रहा है, मस्जिद दरगाह खानका छिन जाएगी। कैसे छिन जाएगी कोई नहीं बता पा रहा है, बस छिन जाएगी। ठीक है राकेश भाई, इनको एक झूठ की डुगडुगी बजाने की आदत पड़ गई है। याद है सीए के दौरान में कहते थे कि सिटीजनशिप ले ली जाएगी। मुझे बता दीजिए, एक भी किसी भी मुसलमान भाई की कोई सिटीजनशिप, नागरिकता दी गई क्या? परंतु फैला दिया कि नहीं, आप देश के नागरिक नहीं रहेंगे, आपको देश से बाहर निकाल देंगे, आपके कागज देखेंगे, सब इस प्रकार के अफवाहें, झूठ फैला दिया। अब ये कह रहे हैं कि सारी मस्जिद ले जाएंगे। अरे एक मस्जिद का नाम लिया उन्होंने, वो भी कोर्ट का फैसला होगा, वो वक्फ नहीं तय करेगा, कोर्ट का ही फैसला आएगा अगर आएगा उसमें तो उसके अलावा मैं गुरुद्वारे गिना दूं जो वक्त ने अपने अधीन कर लिए, जिस पर क्लेम कर लिए, और पुराने गुरुद्वारे, मैं ऐसी जमीन नहीं गिना रहा जो कि गांव के गांव, आपने दक्षिण भारत के ऐसे गांव हैं, गांव के गांव आपने क्लेम कर लिए। एक मंदिर है जो 1700 साल पुराना है, इस्लाम के बनने से 200 साल पहले का मंदिर है, उसको क्लेम कर लिया। ये तो ठीक नहीं है। परंतु क्योंकि मैंने कहा ना, डुगडुगी बजानी है। और एक जो मूल बात है, जो वक्त की से टोका नहीं, आपको अच्छी बात नहीं है, मैं अच्छा टोक सकता था आपको, प्लीज 2 मिनट निवेदन है, आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। वक्त की प्रॉपर्टी जो उससे पैदा मिलता था वो लगभग 66 करोड़ का था, अब वो रह गया कुल मिलाकर 9.5 लाख रुपए के लगभग। सच्चर कमेटी कहती, मैं नहीं, सच्चर कमेटी कहती कि वो जो प्रॉपर्टी है उससे लगभग 12,000 करोड़ रुपए का रेंटल इनकम आ सकती है। और वो 12,000 करोड़ रुपए रेंटल इनकम आएगी तो गरीब मुसलमान बच्चों के लिए स्कूल खुल जाएंगे, उनके लिए हॉस्पिटल खुल जाएंगे, गरीब बेटियों और बहनों के लिए अलग अलग काम के आयाम खुल जाएंगे जो मुसलमान बेटियों और बहनें हैं। उसमें किसको दिक्कत है? आरपी सिंह, आपका बोलना फखरुल भाई को अच्छा नहीं लग रहा और जगदीश जी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ। हाँ ठीक है फखरुल भाई, रुकिए। आपको आरपी सिंह का बोलना अच्छा नहीं लग रहा ना, रुक जाइए। अच्छा रुकिए, नहीं अच्छा लग रहा है ना, मैं इनको शांत करा देता हूँ। अरे मैंने इनको शांत करा दिया, अब रुक जाइए, रुकिए फखरुल भाई, रुकिए। अब आजाद कासमी जी, अरे रुक जाइए, अरे रुकिए ना, प्लीज 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 प्लीज। आप बता रहे वक्त की, नहीं मैंने उनको शांत कर दिया। आपको बीजेपी का बोलना नहीं अच्छा लग रहा, मैं शांत करा दे रहा हूँ। अब रुक जाइए, रुकिए। अरे रुकिए, मुसलमानों के साथ है। अरे रुकिए, अब आजाद कासमी जी, अरे रुकिए ना आजाद कासमी जी, कैसे छिन जाएगी? जबकि जो सोर्सेज बता रहे हैं, जो जानकारी है कि भाई जो 2025 तक रजिस्टर्ड है, वक्फ के तौर पर रजिस्टर्ड रहेगी, डिस्प्यूटेड वाले को छोड़कर, तब भी कह रहे हैं छिन जाएगी। कैसे छिन जाएगी कोई बताने को तैयार नहीं है, और अगर कोई मुस्लिम समर्थन कर दे तो कह रहे हैं दलाली हो रही है। देखिए मेरे भाई, बात यह है कि जेपीसी में श्री जगदम्बिका पाल जी के पास जितने ग्रुप्स जितने आ रहे थे, जितने स्कॉलर आ रहे थे, मुस्लिम स्कॉलर, जितनी भी लीडरशिप मुस्लिम संगठनों की आ रही थी, सबके मन में ये बात थी और सबको अलग अलग घंटों बिठा करके ये बात बताई गई थी, जो आज बिल में भी मेंशन है कि जो अब तक प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हो चुकी है उनको सरकार छेड़छाड़ नहीं करेगी। और जिस टीले वाली मस्जिद का भी ये उदाहरण दे रहे हैं, तो वो टीले वाली मस्जिद कोर्ट में है। अगर टीले की मस्जिद के मुतवल्लियों के पास और इमाम साहब के पास कागजात हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट का फैसला उनके हक में आ जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। तो वहां तो कोर्ट में तो देखो, आपको पता है लिखा पढ़ी की लड़ाई है, वो सरकार नहीं छीन रही है, वो सरकार का कोई मतलब नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि ये दलाली का शब्द तो मैं इमरान मसूद कोई पहली बार नहीं, उनके तो इस तरह की बदतमीजी वो करते रहे हैं, इस तरह की बदतमीजी वो करते रहे हैं। अरे भाई मैं किसी के बीच में बोलता नहीं, और ना मैंने इस तरह की जहालत सीखी है और ना मैं बर्दाश्त करता हूं कि हर मामले में इंटरप्ट किया जाए, हर मामले में इंटरप्ट किया जाए। मैं सीधा साधा आदमी हूँ और साफ सुथरी अपनी बात रख रहा हूँ, साफ सुथरी बात रख रहा हूँ। दरअसल ये एक जो है आप लोगों ने एक लीडरशिप अपनी बना ली है, समाजवादी, कांग्रेस, जमीयत वाले, मुस्लिम संगठन, जितने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, अगर आपके पक्ष की बात हो अच्छी है, वरना तो सब दलाल हैं, सब काफिर हैं,
सबके सर तन से जुदा कर दो, सबको मार दो, सबको जहन्नम में पहुंचा दो। यार ये क्या हो रहा है इस देश में? क्या हो रहा है इस देश में? इस्लाम से कितनी वाकफियत है आपकी? इस्लाम से कितनी वाकफियत है? 70 सालों में मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को जितना खाया है दुनिया में कोई बोर्ड नहीं खाया गया होगा इतना, जितना करप्शन मुसलमानों ने किया है। चेयरमैन मुसलमान, मेंबर मुसलमान, सब कुछ मुसलमान थे और 70 साल में बोर्ड को खत्म करके रख दिया। इस कदर करप्शन हुआ है 70 साल में। तुम्हारी जुबानें नहीं निकली, अखिलेश नहीं बोले, मुलायम नहीं बोले, कांग्रेस नहीं बोली, इमरान मसूद नहीं बोले, जमीयत नहीं बोली, पर्सनल बोर्ड नहीं, सबकी जुबानों पर ताला था, चूंकि सब खाने में शामिल है, सब खाने में शामिल है। सब अगर बोलने वाले हो ना, बोलो टीवी पर। मैं बोल रहा हूँ ना, महमूद मदनी से खाली कराओ वक्फ बोर्ड की जगह, अरशद मदनी से खाली कराओ। दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह में दोनों बैठे हुए हैं, दोनों दिल्ली वक्फ बोर्ड की जगह में बैठे हुए हैं, खाली करें और पूरे हिंदुस्तान को बताएं कि हमने दे दिया है, हमने दे दिया, छोड़ दिया इसको वक्फ बोर्ड की जगह को। यार किस तरह का आप किस तरह का माहौल देश में बनाना चाहते हैं? सही बात करेगा वो दलाल कहलाएगा। ठीक जुबैर मेमन, तब तो जो बातें यहाँ पर, अरे रुक जाइए फखरुल भाई, रुक जाइए, आपको भरपूर समय मिला है और डिबेट में सबसे ज्यादा आप ही को समय मिला है, तो सर सबके बीच में मत आइए, ये नहीं अच्छा लगता है और ना ही ये डिसिप्लिन है। अब डिसिप्लिन का डी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सर वो पाठशाला में लेकर नहीं बैठूंगा। रुक जाइए, अभी रुक जाइए, रुकिए प्लीज सर, रुकिए बारी बारी से। 2 मेहमान अभी भी वेट कर रहे हैं तो रुक जाइए। अरे साहब मैं लेक्चरर हूँ क्रिश्चियन कॉलेज। हाँ तो सर ठीक है ना, लेक्चरर है तब तो और डिसिप्लिन समझिए ना सर। लेक्चरर सर, क्लास में सभी बच्चे एक साथ नहीं बोलते हैं, नहीं तो ये नॉर्मल डिसिप्लिन होता है। पता नहीं आपकी क्लास में डिसिप्लिन होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता है फखरुल भाई, लेकिन ये मेरे डिबेट शो में डिसिप्लिन होता है कि काउंटर करेंगे तो एक लाइन बोलकर शांत होंगे, अधिक वही बोलेगा जिसकी बारी है, जिसका नाम दिया गया। तो ये डिबेट शो का सर डेकोरम है और एक लेक्चरर से उम्मीद करूंगा कि कम से कम डिसिप्लिन फॉलो करे। तो रुक जाइए अभी, अब मैं जिज्ञासु भाई आऊंगा, लेकिन उससे पहले जुबैर मेमन, तब तो जो बातें कह दी यहां पर बैठकर वजाहत कासमी ने मदनी जी को कोट करके कि वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बैठे हुए, तो सारी बेचैनी इसीलिए है, और सारी बेचैनी इसलिए है क्योंकि मनमानी खत्म होगी। जो एलिगेशंस कासमी साहब ने लगाए हैं, चाहे वो मदनीस के ऊपर हो, चाहे कांग्रेस के, समाजवादी के सांसद के ऊपर हो, वो एक जांच का विषय हो सकता है। यहाँ पे हम किसी को क्लीन चिट देने के लिए नहीं बैठे। हो सकता है उन्होंने लिया भी हो सकता है नहीं लिया हो, पर सिर्फ उसको बुनियाद बना करके कि किसी मसूद ने या किसी मदनी ने या किसी मौलाना ने अगर वक्फ की जमीन हड़पी है या उसमें से मलाई खाई है और एक बेनियती की है, इसलिए अब उस वक्फ के अंदर एक नॉन मुस्लिम मेंबर आ जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल की पावर खत्म करके कलेक्टर के हाथ में पावर दे दी जाए, ये कितनी हद तक सही है, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और हमारा विरोध उसी पे है, हमारा विरोध इस पे नहीं है कि किसने खाई है किसने नहीं खाई है। हम तो कहते हैं कि भाजपा जितना परेशान कर रही है मुसलमानों को, उससे काफी ज्यादा कांग्रेस ने परेशान किया है, उससे काफी ज्यादा कांग्रेस ने परेशान किया। नहीं जुबैर भाई एक छोटा सा क्रॉस है, हम मान लेंगे, एक छोटा सा डाउट है उसको क्लियर कर दीजिए हमारे ऊपर। ऐसा जुबैर भाई एक छोटा सा डाउट के क्लियर कर दीजिए। आपने कहा कि नॉन मुस्लिम की एंट्री, इस पर आपको एतराज है, और एक आपने कहा कि वो कलेक्टर को जो पावर दी जा रही है उससे आपको एतराज है। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मस्जिद दरगाह खानकाहें छिन जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नॉन मुस्लिम की एंट्री हो रही है और कलेक्टर को पावर दिए जा रहे हैं, जज के ट्रिब्यूनल के पावर कम करके कलेक्टर को दिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें नियत खराब है, सरकार की नियत खराब है। गवर्नमेंट नहीं, मस्जिद दरगाह खानकाहें छिन जाएंगे, ये बात गलत है आपके हिसाब से, हाँ या ना? वजह क्या है? नहीं हाँ या ना? के पास से ताकत निकाल के इस बिल से मस्जिद दरगाहें छिन रही हैं, वजह क्या है? मैं ये बता रहा हूँ, क्या आपके पास हाईकोर्ट के जज के अरे मस्जिद दरगाहें छिन रही हैं इस बिल के हिसाब से, आप कलेक्टर को पावर दे रहे हैं भाई, इस बिल के हिसाब से मस्जिद दरगाहें छिन रही हैं, हाँ या ना? 100% छिन रही है। कैसे? जब बिल में लिखा है कि 2025 तक जो रजिस्टर्ड है वो रजिस्टर्ड रहेगा, तो कैसे छिन रही है? वही मैंने बताया सर, कैसे छिन रही है? एक ही बात कर रहे हो, कैसे छिन रही है? अगर आप हाईकोर्ट के जज के ट्रिब्यूनल के ऊपर नहीं, नहीं ऐसे होता है ना। अरे भाई, अरे कोई कलेक्टर कोई जज हो, कोई कलेक्टर कोई जज हो नाजिया, जब लिख दिया बिल में, अब रुक जाइए, नाजिया वकील भी हैं, अब मुझे जरा वकील की भाषा में बताइएगा, जब कानून में ये लिख दिया गया कि 2025 तक रजिस्टर्ड जो है वो रजिस्टर्ड रहेगा, डिस्प्यूटेड वाले मामले को छोड़कर, तो कोई कलेक्टर, कोई ट्रिब्यूनल, कोई जज क्या बदल देगा क्या इसको? हर हर महादेव, आपको भी राकेश जी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को। देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 के सेक्शन 8 में मैं वक्फ बोर्ड का वक्फ एक्ट ही बुक लेकर के बैठी हुई हूँ, वही बुक लेकर के बैठी हुई हूँ। इसमें साफ लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट टू बेयर कॉस्ट ऑफ सर्वे। अभी भाई साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब, कि हिंदू को क्यों एंटर किया जा रहा है।
आप सर्वे करवा करके वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो तो आप सरकार से ही पैसा ले रहे हैं, पर जब सरकार अमेंडमेंट कर रही है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। अब आती है बात कि आप आ जाइए 108 सेक्शन के 2 में, वहां पर लिखा हुआ है कि उसमें पॉइंट 1 क्लॉज 1 पे जाइएगा, वहां पर लिखा हुआ है द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड बाय अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड अ मुतवल्ली। लेकिन आपके मुतवल्ली तो शिक्षित होते नहीं है, क्योंकि जब भी वो कोर्ट में आते हैं तो वो हमारे कोर्ट की भाषा समझ ही नहीं पाते हैं। आपने इतना ज्यादा पावर दे करके रखा हुआ है ट्रिब्यूनल को कि जिसकी वजह से 40,000 से ऊपर मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के ऊपर केस करके रखा हुआ है, जो आपको गूगल में मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं क्यों मुख्तार अंसारी ने शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हड़प नहीं की थी, राकेश जी, दर्द इस बात का है कि इस्लाम के हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट किया जा रहा है, इस्लाम के हिसाब से। क्योंकि इस्लाम और अल कुरान ये कहता है कि मर्द और औरत, बेटा और बेटी बराबर है अल्लाह सुभान की नजर में। और देखिए वक्फ बोर्ड में अब बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है। आप कैसे लेक्चरर हैं? देखिए इस बार जो अमेंडमेंट हो रहा है राकेश जी, उसमें बेटियों को भी बराबर का हक दिया जा रहा है और चेयर दिया जा रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है, इनकी तकलीफ बढ़ रही है। भाई, आपको हर आदमी जो आपके मतलब की बात ना करे वो बीजेपी का लग जाता है। दिक्कत आप लोगों की सर यही है, इसी सोच को ठीक कर लीजिए, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। सारी समस्या खत्म हो जाएगी। रुक जाइए नाजिया, मुझे एक चीज बताइए, आपने, अरे रुकिए ना, नाजिया ने एक फैक्ट कोट किया है। अब रुक जाइए ना, अरे रुक जाइए, रुकिए। नाजिया ने एक फैक्ट कोट किया है, नाजिया उसको रिपीट करिए। कितने हजार मुसलमानों ने केस किया है, क्या है, जरा उसकी जानकारी दीजिए एक बार। अरे रुकिए भाई, रुकिए। 40,000 से ऊपर मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस किया है, जिसमें 9 केसेस जयपुर में चल रहे हैं और 8 केसेस कलकत्ता तो ये अब रुक जाइए नाजिया, अब नाजिया रुक जाइए, नाजिया रुक जाइए। पहले मैं जयंत जिज्ञासु, उसके बाद आऊंगा। तो जयंत जिज्ञासु, ये 40,000 मुसलमान दलाल हैं क्या? पहले तो मुझे ये बताइए कि आप इस तरह के शब्द किस शब्दकोश से लाते हैं? आप अपने सहयोगी से पूछ लीजिए किस शब्द कोश से लाते हैं। मैं नहीं बोलना चाहता हूं। आपकी भाषा क्यों नहीं सही है? मैं कह रहा हूं जयंत जिज्ञासु, मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने ये बात कही है और मैं उनको कोट करके कह रहा हूं और उसी आधार पर सवाल पूछ रहा हूं। मैं इस शब्द का इस्तेमाल अपनी टीवी स्क्रीन पर नहीं करना चाहता था, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि एक बिल 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है और एक अजमेर शरीफ में इतनी लोगों की श्रद्धा है। नाजिया रुक जाइए, अजमेर शरीफ में इतने लोगों की श्रद्धा है और वहां के चिश्ती कहें कि ठीक है ये बिल, तो उसको आपकी सहयोगी पार्टी के सांसद दलाल कह दें और उसको आधार करके सवाल न पूछा जाए, और सवाल पूछा जाए तो आप कह रहे हैं शब्द कहां से ला रहे हैं? आप आके क्या गाली गलौज करने लगे? उत्तेजित क्यों होते हैं? आपको दिक्कत क्या उत्तेजित होने? दिक्कत क्या है? एक चिश्ती के खिलाफ गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया और मैं उत्तेजित हो गया तो आपको दिक्कत आ रही है। अभी रुक जाइए, बनाने का ठेका ले रखा है। अब रुक जाइए ना, ठेका आपके पास क्या है वो दुनिया देख रही है। आपने ठेका खास वोट बैंक का ले रखा हुआ है। रुक जाइए, बीच से जयंत जिज्ञासु का समय। आपका पूरा इंट्रो जो है ऐसा लगता है कि पूरे पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। मेरा इतना कहना है, अब आप बीच में मत बोलिएगा, मुझे बोलने दीजिए, मैंने सबको सब्र से सुना है। बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि इस देश को बनाने में सभी धर्म के लोगों का बराबर योगदान रहा है। और वक्फ का मतलब क्या है? किसी धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उन्नयन के लिए स्वेच्छा से अपनी संपत्ति को दान करना। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मौलाना मजहरुल हक साहब का। आज भी आप सिवान चले जाइए, उनका घर है, उसका नाम है आशियाना। अरे फखरुल भाई, इसके बाद आ रहा हूं, रुक जाइए, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा, रुक जाइए, जाइए नहीं। सुनिए 16 बीघा जमीन उन्होंने स्वाधीनता आंदोलनकारियों के गतिविधियों का जो केंद्र बना सदाकत आश्रम, उसके लिए दिया। विद्यापीठ की भी स्थापना की, 400 प्राथमिक विद्यालय भी उन्होंने भाई को बिठा कर रखिएगा। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया देख लीजिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए, और अन्य जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देख लीजिए ना, खालसा कॉलेज है कि नहीं, सेंट स्टीवेंस कॉलेज है कि नहीं, उसकी इंतजामिया कौन लोग देखते हैं? और संविधान का अनुच्छेद 29 यह कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक समूह या कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, उसको यह हक है कि वो अपनी लिपि, अपनी भाषा, इन सबके संरक्षण के लिए काम करेगा और उसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट हो रहा है, इसके उद्देश्य क्या है और सत्तारूढ़ पार्टी का मकसद क्या है? लगातार ध्रुवीकरण करना। मैं आपने अभी बताया कि इसमें कुछ नए ग्रुप को भी शामिल किया जाएगा जो मुस्लिम ही हैं।
और साथ में इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, जो सीईओ, वो भी कोई गैर मुस्लिम हो सकता है। और जिलाधिकारी को इसमें इतने अधिकार दिए जाएंगे जो हस्तक्षेप अपने हिसाब से सरकार, जिसकी सरकार होगी उस हिसाब से करेंगे। जबकि ट्रिब्यूनल एक डेढ़ मिनट आपने बोला जिज्ञासु भाई, सुनिए ना जयंत भाई, सुनिए बोला हूं। नहीं, मैं आप ही के पास हूं, मैं आप ही के पास हूं सर, सुनिए ना, जो एक मिनट रुकिए, एक डेढ़ मिनट आपने बोला। एक और सवाल सुनिए, आपको आगा खानी के आने से दिक्कत है, आपको बोहरा के आने से दिक्कत है, आप उनको मुस्लिम मानते ही नहीं है, तो सर ये आपकी सोच, आपको मुबारक हो। मनसा से है। नहीं रुक जाइए, क्या है, सुनिए, रुक जाइए, मैं वही पूछ रहा हूं। सुनिए, आप जिस, सुनिए सवाल पूरा सुन लीजिए जयंत भाई, आप जिस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, आप जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं, तो क्या अजमेर दरगाह के चिश्ती की, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? क्या मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है? क्या मौलाना कोकम मुज्तफा की अभिव्यक्ति की सामने आ रही है? सर सवाल पूरा सुना करिए। क्या मौलाना उमेर इलियासी की स्वतंत्रता नहीं है? जरा स्क्रीन पर देखिए, वक्फ बिल के जो समर्थन में मौलाना है, तो उनका आप सम्मान नहीं करेंगे? उनको आपकी पार्टी के, आपकी पार्टी में कह रहा हूं, आपकी सहयोगी पार्टी, आप लोग साथ में हैं, कह देंगे दलाल। 40,000 मुसलमानों ने केस करके रखा हुआ है, तो परिभाषा के हिसाब से 40,000 मुसलमान दलाल हो गए। इस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं? अच्छा, अब जवाब सुनिए, राकेश जी। उनका भी वाक स्वतंत्र है, इमरान मसूद जी का भी वाक स्वतंत्र है, कांग्रेस पार्टी के जो यहाँ जगदीश जी हैं उनका भी है, और सपा के जो हैं उनका भी है। मैं कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री कहा जाता था बिहार के मुख्यमंत्री को श्री बाबू थे, उस समय भी यह सवाल आया था कि क्या सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग हो, शिया वक्फ बोर्ड अलग? नहीं, मेरा ये सवाल ही नहीं है जयंत भाई, मेरा ये सवाल ही नहीं है। क्यों आपके अंदर इतने धैर्य की कमी? नहीं, धैर्य की कमी नहीं है, मुझे मेरे सवाल का जवाब जानने की इच्छा है। तो या तो बोल, नहीं, आपको जो बोलना है बोलिए, या तो ये बोलकर कहिए कि इमरान मसूद ने गलत कहा, नहीं कहना चाहिए था, फिर मैं आपसे उस पर कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आप इमरान मसूद की आलोचना कर दीजिए, जो माना है सुन्नी वक्फ बोर्ड, कौन सा वक्फ बोर्ड, आप कहते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई, आपके हिसाब से मैं यहां बात करूंगा। इस वक्फ बोर्ड के बिल के संशोधन पर सिर्फ इमरान मसूद को नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को आपत्ति है, लालू प्रसाद जी को आपत्ति है, तेजस्वी यादव जी को आपत्ति है। क्यों है? वो सुनने को तैयार नहीं। वजाहत कासमी जी, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए। वजाहत कासमी जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, फिर नाज़िया आऊंगा, रुक जाइए। मुस्लिम पक्ष की आवाज ज्यादा जानी चाहिए आरपी सिंह, इसलिए थोड़ा सा कम समय आपको दे रहा हूं, रुक जाइए। लोग बीमार लोग हो क्या? नहीं, मैं बीमार नहीं हूं सर, बीमारी आपको है सवाल का जवाब नहीं देने की। और आपसे एक लाइन का सवाल वजाहत कासमी जी पूछता रह गया कि या तो इमरान मसूद की आलोचना कर दीजिए कि इमरान मसूद ने दलाल कहकर गलत किया। मैं कह रहा हूं, आप जो बोलिए मैं सुन लूंगा। आप इस एक सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, बाकी आप पूरा ज्ञान दे देंगे। वजाहत कासमी जी 30 सेकंड। अरे सुनो भाई, यह सरकार वक्फ की जमीन को अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को देखिए, अच्छा सपना है, ये आपत्ति है हमारी, अच्छा सपना है, ठीक है। ये यही सब बातों को लेकर के तो आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, अच्छा मैं बीच में बोलना चाहता था, जैसे एक अपने पैनलिस्ट हैं जुबैर क्या मेमन साहब, उन्होंने बहुत क्लियर कह दिया। देखिए, अगर हम लोग समझ रहे राकेश भाई, हम लोग समझ लें इस बात को कि उनको नॉन मुस्लिम से दिक्कत है। अब मुझे कितनी इस बात से शर्मिंदगी हो रही है, आज टीवी चैनल पर बैठ करके जंतर मंतर पे मुस्लिम मौलानाओं ने ये बात कही है, स्कॉलर ने कही है, और आज टीवी पर भी उन्होंने क्लियर किया कि उनको नॉन मुस्लिम के आने से दिक्कत है। 100 करोड़ सनातनी इस देश में रहता है, उसके साथ हमारा उठना बैठना मरना जीना कारोबार, हम सबका डीएनए कल्चर सब कुछ एक है। और आज मुसलमान इतनी नफरत की राजनीति और इतनी नफरत का अपना धार्मिक जो है वो सामने ला रहा है सारी चीजें, कि उसको हिंदू से नफरत होने लगी है। अरे भाई, कलेक्टर से आपको नफरत है कि कलेक्टर को पावर नहीं दी जा सकती? नहीं, मैं मेरा एक लाइन है वजाद जी, मेरा मैं थोड़ा सा समय कम है। नाजिया, मेरा एक लाइन है, 40,000 मुसलमान और सैयद नसरुद्दीन चिश्ती को जो दलाल कहा गया, या तो वो कहा जाए कि इमरान मसूद ने गलत कह दिया, फिर तो आप जो कहिए आपत्ति पॉइंटर्स में चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक आदमी यहां पर बैठकर आलोचना करने की तैयार नहीं कि इमरान मसूद ने गलत शब्द का इस्तेमाल किया, नहीं करना चाहिए था। तो आलोचना करना चाहता हूं, आपकी भाषा नहीं कहेंगे राकेश जी, बिल्कुल नहीं कहेंगे, और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। देखिए, वक्फ एक्ट जो मेरे हाथ में है 1991 का और 1995 का, उसके आप चैप्टर 3 के सेक्शन 12 में जाइए, जिसमें साफ लिखा हुआ है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। आखिर 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व में भी तो अमेंडमेंट हुए थे, तब तो मुसलमानों की जायदाद नहीं हड़प कर ली जा रही थी। आज अचानक से
इसी वक्फ एक्ट के इसी सेक्शन से जब केंद्र की सरकार अमेंडमेंट कर रही है तो इनको दिक्कत कहां पर आ रही है? इनको दिक्कत मुसलमान बेटियों के इंटरफेरेंस से आ रही है, इनको दिक्कत आ रही है कि हिंदू जिनको ये काफिर बोलते हैं वो क्यों इसमें आ रहा है पार्टिसिपेट हो करके। इन्होंने मुसलमानों की जिंदगी को हराम। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। सुनिए जयंत, सुनिए नादिया, रुक जाइए, रुकिए जयंत जिज्ञासु, सुन लीजिए, एक बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। जो आप कह रहे थे ना मेरी भाषा आपको क्या लग रही है, दलाली लग रही है, तो सर आपको आपकी सोच मुबारक हो। मैं उन 40,000 मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, मैं अजमेर दरगाह के चिश्ती के साथ खड़ा हूं। आप एक लाइन बोल देते कि इमरान मसूद ने गलत कह दिया, आपकी हिम्मत नहीं हुई है सर। इतनी आपको वोट बैंक की चिंता है कि इमरान मसूद को आप गलत नहीं कह पाए, कि इमरान मसूद ने इस शब्द का इस्तेमाल करके गलत कहा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सांसद ने कहा, इस शब्द का इस्तेमाल किया और उसी शब्द को लेकर मैंने सवाल पूछा। ना तो कांग्रेस पार्टी, जगदीश जी, ना तो आप आलोचना कर पाए, ना तो जयंत जिज्ञासु आप आलोचना कर पाए। तो सर मुसलमानों के लिए आपको इस तरीके का शब्द ठीक लगता है तो ये आपकी सोच है। वक्त आप इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।